18 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स। सबसे पहली चीज, मैकेनिज्म फॉर फेक न्यूज। अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बारी सुना हो, वो एक बात करता रहता है कि सब कुछ फेक न्यूज है। ठीक है, वो तो ये भी नहीं मानता कि वो हार गए। ठीक है, वो भी कहता है कि वो भी फेक न्यूज है। फेक न्यूज होती क्या है? दो चीजों में फर्क जो आपको कभी मेंस में पूछा जा सकता है, फेक न्यूज और एक होती है पेड न्यूज। इन दोनों में फर्क क्या है? नाम से क्या लगता है? कोई नहीं गेस करो क्या। सर फेक न्यूज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, पेड न्यूज अपने पैसे देकर कुछ चीज बुलवाना किसी एंकर वगैरह से। बिल्कुल। देखो, फेक न्यूज होती है जो एक्चुअली चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती और तुम उसके न्यूज बना दो। ठीक है, हर चीज नकली है उसमें। जैसे कि वो एक कौन सा चैनल है जो कहता रहता है कि एलियंस देखे गए, एलियंस ने इसे उठा लिया। ये सब फेक न्यूज है, इसके कोई सबूत थोड़ी है। ठीक है, ये बस ऐसे ही एक तो न्यूज रूम फिल करने के लिए कि 24 घंटे न्यूज चलानी है जब, तो कुछ ना कुछ बनाना जरूरी है। दूसरा, बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी चीज के तुम किसी चीज को बोलते रहो, उसे फेक न्यूज कहते हैं। मतलब जिसमें कोई भी फैक्ट ही ना हो। पेड न्यूज होती है कि जिसके लिए न्यूज रूम्स को पैसे दिए जाते हैं। अब पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, इलेक्शन से पहले लेट्स सपोज दो एमपी खड़े हो रहे हैं किसी इलाके में। एमपी ये नहीं बोलेगा कि मेरी तारीफ में एक शो कर दो, वो भी बोल सकता है खैर, पर वो खासकर आजकल एमपी पता किस चीज के लिए पैसे देते हैं कि दूसरे की बुराई जरूर करनी है, दूसरे की खामियां जाके निकालो। तो न्यूज रूम 1 घंटा बस उसकी, एक बंदे की सारी बेइज्जती करने बैठे रहते हैं कि इसने ये काम नहीं किया, बचपन में ये फेल हुआ था। ठीक है, कुछ भी ढूंढते रहेंगे। वो है पेड न्यूज। वो प्रोपेगेंडा है जो तुम्हारे मतलब एज अ कंज्यूमर तुम्हारे दिमाग में किसी ने डालना है। तुम्हें बताया जा रहा है कि ये चीज ऐसे है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक साइड की न्यूज हो, मतलब वो झूठी नहीं है, पेड न्यूज है, पर उसमें आधे फैक्ट्स बताए नहीं जा रहे। सिर्फ वो फैक्ट बताए जा रहे हैं जो एडवांटेजियस हैं, जिसने मतलब वो शुरू करवाई है उसे फायदा दे रहे हैं। ठीक है, सिर्फ वो वाले फैक्ट है उसमें। ठीक है, तो पेड न्यूज जरूरी नहीं होता कि हर बारी फेक ही हो। पेड न्यूज फैक्ट वाली भी हो सकती है, बस आधे फैक्ट बता रहे आधे नहीं बता रहे। फेक का मतलब पूरी नकली है, कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती और तुम उसे बनाई जा रहे हो। ठीक है, जैसे अमेरिका के इलेक्शन से पहले ना, आपको कभी स्टेट सर्विसेज में ये पूछा जा सकता है, क्यूनान, QNAN सॉरी, क्यूनान, इसके बारे कभी सुना? क्यूनान एक अमेरिका का ना ग्रुप था, मतलब ये लगा लो कि व्हाट्सएप ग्रुप था। इसमें क्या करते थे, मेंबर्स आगे और मेंबर्स को जोड़ते रहते हैं। इसकी फेसबुक कम्युनिटी भी है क्यूनान की, यूट्यूब पेज भी है क्यूनान का। ये सिर्फ फेक न्यूज फैलाने का काम करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर की थी। ठीक है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे सारी स्टेट से बैटल लड़ रहा है और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ये चीजें कर रहा है, रोज पूरा ऐसे आर्टिकल बना के सबको फॉरवर्ड कर देते थे। और व्हाट्सएप तो तुम्हें पता ही है कितना बड़ा सोर्स है फेक न्यूज का। ठीक है, कभी कोई सन से रेडिएशन आ रही होती है जब नेट ऑफ करना होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है व्हाट्सएप पे। ज्यादातर खबरें तभी नकली होती हैं वहां पे, क्योंकि फैलाना आसान है। तो अमेरिका के इलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल फेक न्यूज फैलाने का ये क्यूनान ग्रुप करके था, इसने किया था। ठीक है, कामयाब नहीं हुए पर कोशिश इन्होंने बहुत की। ठीक है, तो बेसिकली आपकी न्यूज क्या थी, आपके सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा था कि आपका क्या मैकेनिज्म है फेक न्यूज को दूर करने का, बिगोटरी के झूठे छलावा देना, किसी को धोखा देना। ठीक है, तो फेक न्यूज और जो धोखा दिया जाता है न्यूज चैनल्स के द्वारा, झूठी खबरें फैला के, उसके खिलाफ तुम्हारा क्या मैकेनिज्म है? तो सेंटर की सरकार के रिप्लाई से वो खुश नहीं हुए, क्योंकि सेंटर की सरकार ने कहा हम नहीं ये काम करते,
ये काम एक्चुअली न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन कर रही है खुद ही। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन क्या है? ये सरकारी एजेंसी नहीं है, ये एक प्राइवेट फर्म है, प्राइवेट एसोसिएशन है। इसके मेंबर्स न्यूज चैनल्स खुद ही हैं। होता क्या है, ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, जो आपका फिल्म बोर्ड भी है उसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन आपकी है, उसकी भी एसोसिएशन है, बाकी चैनल्स की भी। ये तो सिर्फ न्यूज ग्रुप्स वालों की है, बाकी चैनल्स वालों की भी है। इसे कहते हैं सेल्फ रेगुलेट करना, अपने आप को खुद कंट्रोल करना। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि हाँ, तुम खुद को कंट्रोल करना चाहते हो, खुद अपने एक्शंस को कंट्रोल करना चाहते हो। पर सरकार का 100% डिपेंडेंट हो जाना कि सिर्फ हम इसी के ऊपर रिलाई करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत है। क्योंकि अगर ये सब लोग मिलके, मतलब एक शुरू करता है तो बाकी भी कर लेंगे, सबने शुरू कर लिया तो रोकने वाला तो फिर कोई भी नहीं बचा। क्योंकि अगर इस एसोसिएशन के, मतलब इनके ओरिजिनल मेंबर्स ही देख लो, जैसे जी टीवी हो गया, ग्लोबल टाइम्स हो गया जिन्हें तुम जानते हो, टीवी 18 हो गया, ठीक है, ज्यादातर चैनल यही ओन करते हैं, ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग, ये जितने भी आपके न्यूज मीडिया चैनल्स यही हैं। कोई आज तक ऑन करता है, कोई जी न्यूज ऑन करता है, कोई एनडीटीवी ऑन करता है, ये सारे चैनल्स यही हैं। तो अगर ये सारे ही फेक न्यूज फैला रहे हैं, ठीक है, टीआरपी तो सबको ही चाहिए, ठीक है, चाहे कोई रिपब्लिक टीवी की लीड नहीं ले सकता फेक न्यूज में, पर फिर अगर वो शुरू करता है, अर्नब गोस्वामी फैलाना शुरू करता है, तो बाकी सारे भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो भी आजकल बंदा कुछ भी बोलता रहता है। तो इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि तुम एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हम कुछ नहीं कर रहे इस टाइम, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है करने की, वो बस कर नहीं रहे कुछ, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे? फॉर देयर ओन पर्सनल रीजंस। एक एक्ट एग्जिस्ट करता है जिसे कहते हैं केबल टीवी एक्ट। ये सरकार ने ना एक एक्ट बनाया हुआ है, केबल टीवी एक्ट। इसके थ्रू सरकार किसी भी चैनल को रेगुलेट या बंद तक करवा सकती है उसके ट्रांसमिशन, अगर उसे फील होता है कि ये हमारे प्रोग्राम और एडवर्टाइजिंग कोड से प्रॉपरली मीट नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज तुम रिलीजियस हेट फैला रहे हो, तुम किसी धर्म के खिलाफ प्रोग्राम दिखाई जा रहे हो अपने टीवी पे, ठीक है, चैनल बंद हो सकते हैं वो, ठीक है। या तुम जातिवाद प्रमोट कर रहे हो या कुछ भी ऐसा प्रमोट कर रहे हो जो हमारी इंडिया की यूनिटी इंटेग्रिटी के खिलाफ है, तो तुम्हारे चैनल बंद हो सकते हैं। ये पावर इसके अंडर है, ठीक है। इसे मॉनिटर करने का, मतलब हर चैनल को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी वैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर की है, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर आती है। पर ये अपना काम वही ढंग से कर नहीं रही, तभी फेक न्यूज फैलाने वाले चैनल आराम से चल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल रिपब्लिक टीवी है, ठीक है। तो इसमें रूल नंबर 6 जो है, रूल 6 जो है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है चैनल के ऊपर टू इंश्योर इट्स प्रोग्राम्स आर नॉट वायलेटिव ऑफ प्रोग्राम कोड ले डाउन इन रूल 6, कि कोई भी तरीके से अगर चैनल की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका कभी भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम आ रहा है उसके ऊपर, वो वायलेशन ना करे, मतलब वो नियम ना तोड़े। अगर चैनल के वो नियम तोड़ता है, मतलब ओवरऑल सरकार के नियम तोड़ता है वो प्रोग्राम, तो पूरा चैनल तक बंद हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं। सेकंड करंट अफेयर है ब्रू रियांग कम्युनिटी। ब्रू रियांग आपकी ट्राइबल कम्युनिटी है, ये ट्राइबल लोग हैं जो कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? ज्यादातर त्रिपुरा में। बस ऊपर मिजोरम करंट अफेयर में देख के लीडर्स ऑफ मिजोरम ब्रू रिफ्यूजीज हैं, ये मिजोरम में रिफ्यूजी हैं, ये त्रिपुरा के हैं, और आपने सही बोला, मतलब कि त्रिपुरा के हैं ये, और ये मिजोरम में रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। बेसिकली हुआ क्या था, 80s 90s के टाइम पे ना त्रिपुरा में ट्राइबल्स के बीच में दंगे भड़क गए थे,
और उसका सबसे बड़ा हंट जो हुआ था वो ब्रू कम्युनिटी के अगेंस्ट हुआ था। ब्रू ट्राइब के जो लोग थे, इन्हें सबसे ज्यादा मारा गया। तो सरकार ने इन्हें रिफ्यूज देने के लिए इन्हें कैंप जो बनाए वो मिजोरम में बनाए, ठीक है। तो अब ये चाहते हैं कि जब सब कुछ पीसफुल हो रहा है, मतलब त्रिपुरा अब मिलिटेंसी से शांत हो चुका है, ठीक है, कंपैरेटिवली चीजें अब कंट्रोल में है वहां पे, तो ब्रू कम्युनिटी चाहती है कि हम भी अपनी स्टेट में वापस लौट पाए, हमें वहां पे तुम लैंड और कुछ पैसे दो ताकि हम अपने घर तो बना सके वहां जाके, ठीक है। त्रिपुरा ने मना कर दिया है कि हम ब्रू कम्युनिटी को नहीं लेंगे। तो सेंटर, त्रिपुरा और मिजोरम चाहता है कि नहीं यहां से ले जाओ, कब तक हम इसका बर्डन सहेंगे। तो त्रिपुरा, मिजोरम और सेंटर की सरकार, ये तीनों एक टसल में फंसे हुए हैं कि ब्रू कम्युनिटी कहां जाए, मतलब बीच में पिस लोग ही रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता होता है हमेशा ना, ट्राइबल्स को मैच करने का क्वेश्चन आ सकता होता है कि ये ट्राइब कहां पाई जाती है। दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि ब्रू कम्युनिटी आई है तो उसके साथ में मिजोरम और त्रिपुरा दोनों ऑप्शन ही दे देंगे, एक ऑप्शन आएगा। तो कोई भी ऑप्शन अगर आया, ब्रू कम्युनिटी इन दोनों में से ही पाई जाएगी, मतलब इनमें से एक ऑप्शन ही सही होगा, दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि नीचे ऑप्शन में त्रिपुरा और मिजोरम दोनों दे दिए। अगर ये क्वेश्चन आया कि ओरिजिनली किस स्टेट से थे, फिर आ सकता है मिजोरम ऑप्शन बन के। तो ओरिजिनली वर्ड क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, ठीक है। तो फिर क्या आंसर होगा अगर ओरिजिनली आता है? त्रिपुरा। मिजोरम में तो वो रिफ्यूजी बन के गए हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP। तो 15 कंट्रीज का ये ट्रेड ब्लॉक बन चुका है। ट्रेड ब्लॉक क्या होते हैं पहले तो, और उसी से जुड़ा हुआ, पहले तो मैं आपको ट्रेड ब्लॉक बता दूं क्या होता है, और उसी से जुड़ा हुआ कि ये पूरी चीज है क्या, फिर मैं समझाता हूं। सबसे पहले ट्रेड ब्लॉक भी आते हैं। देखो ट्रेड ब्लॉक क्या होता है, कई कंट्रीज ना आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं। लेट्स सपोज 3 कंट्रीज ने किया, ज्यादा नहीं एग्जांपल में लेते, 3 कंट्रीज लेते हैं। वैसे क्या होता है, जब भी कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब जितना भी काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितना भी काम है, अगर ये तीनों कंट्रीज कोई अभी ट्रेड ब्लॉक नहीं बनाया, नॉर्मल कंट्रीज आपस में ट्रेड करना चाहती हैं, तो हमेशा जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीजें आपके बाहर से जो सामान आ रहा है उसके ऊपर लगाई जा सकती होती है, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज कोई चीज बाहर से आई, वो इंडिया में 5 रुपए की पड़ रही थी, तुम इसके ऊपर अलग से कोई कस्टम ड्यूटी या कुछ लगा सकते हो और इसका प्राइस बढ़ा सकते हो 10 तक, ठीक है। इन्हें कहते हैं, ये जो प्राइस बढ़ाना होता है, ये जो टैक्सेस लगाते हैं, या हम किसी कंट्री के सामान के ऊपर लिमिट लगा सकते हैं कि तुम साल में सिर्फ, लेट्स सपोज किसी ने हमें स्टील बेचना था, लेट्स सपोज जैसे चाइना है, हम चाइना को कहते हैं कि चाइना अगर स्टील बेचना चाहता है, ठीक है, तो हम चाइना को कह दें कि तुम सिर्फ साल में 1000 टन स्टील ही इंडिया में भेज सकते हो, इससे ज्यादा नहीं भेज पाओगे। या तो टैक्स लगाना या लिमिट लगाना, इसे कहते हैं ट्रेड बैरियर्स। किसी तरीके से ट्रेड को लिमिट करना, उसे कहते हैं ट्रेड बैरियर्स लगाए गए हैं, ठीक है, ये होते हैं ट्रेड बैरियर्स। अब ट्रेड बैरियर्स होता क्या है, इससे फिर कंट्रीज क्या करती हैं, आपस में ट्रेड करते हुए सामान को रोकते रोकते एक ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमेना है कि कोई सामान कहीं बन रहा है कहीं बिक रहा है, इसमें रुकावट आती है। तो कंट्रीज क्या करती हैं, आपस में ना ट्रेड ब्लॉक्स बनाने लग जाती हैं। कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं, जिन एग्रीमेंट्स को कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कंट्रीज आपस में ये एग्रीमेंट करने लगती हैं। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है,
नाम से क्या लगता है कि ट्रेड फ्री हो जाएगा। फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि ये सामान फ्री में देने लग जाएंगे, फ्री का मतलब है कि जो ये ट्रेड बैरियर्स लगा रहे थे हम, ये हम लगाना बंद कर देंगे। फ्री हो जाएगा ट्रेड, किसी भी बैरियर के रिस्ट्रिक्शन से फ्री हो जाएगा। जो कंट्रीज आपस में ऐसे एग्रीमेंट कर लेती हैं उन्हें कहते हैं कि उन्होंने एक साथ बना लिया, एक ट्रेड ब्लॉक बना लिया। एशिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक जो बन चुका है वो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ओरिजिनली इंडिया भी इसका पार्ट था, पर लास्ट मोमेंट पे जब सारी कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन करना था 2019 में, ठीक है, इनिशियल एग्रीमेंट करना था, तब इंडिया बैकआउट कर गया, क्योंकि इंडिया की मैन्युफैक्चरर्स नहीं चाहते थे, हमारे मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं चाहता था, हमारे फार्मर्स भी नहीं चाहते थे। तो इंडिया में ना थोड़े से प्रोटेस्ट होने लग गए थे कि इंडिया से ज्वाइन क्यों कर रहा है। तो सरकार ना एंड मूवमेंट पे बिल्कुल एक रात पहले सरकार ने, मतलब इंडिया की तरफ से इंडिया के डिप्लोमैट्स वहां पे थे साइनिंग के लिए, रातों रात ऑर्डर गया है, रात के सुबह जाके न्यूज आई है कि इंडिया विल नॉट साइन। तो हमने लास्ट मोमेंट पे पुल आउट कर लिया कि हम नहीं साइन करेंगे। ऐसा क्यों? इंडिया में हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और फार्मर्स को ये डर है कि अगर हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अगर आरसीईपी का हम हिस्सा बनते हैं, हमारे यहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर का सामान इंडिया में बेच पाएगा, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का सामान भी इंडिया में जितना मर्जी आ सकता है। तो हमारी अपनी लोकल इंडस्ट्री ना खत्म हो जाए, क्योंकि इस ट्रेड ब्लॉक का एक स्ट्रॉन्ग मेंबर चाइना भी है, जिससे अगर वो फ्लड करने पे आए वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डैमेज कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, बट डैमेज जरूर कर सकते हैं बहुत लार्ज स्केल पे। तो इस कारण हमने बैकआउट कर लिया, इसे हमने साइन नहीं किया। अब सर इसे दो तरीके से तुम देख सॉरी सकते हो, इंटरप्ट या तो कि हम, हाँ जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, आप थोड़ा वो एमएसपी वगैरह के बारे में बता सकते हैं जो फार्मर्स के खिलाफ बिल वगैरह में हाँ जी, मैं इसके बाद वो भी बता देता हूँ कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट क्या वगैरह इश्यू चल रहा है। क्या हार है? मैं ये वाला एक्सप्लेन कर दूं, फिर इसके बाद वो भी कर देता हूँ। तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। अब इसे तुम दो तरीके से देख सकते हो कि सरकार ने हमारे लोकल सेंटिमेंट्स को देखते हुए बैकआउट करने का फैसला कर लिया। दूसरी साइड तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा, ये ना एक प्रिंसिपल होता है इकोनॉमी का, उसके खिलाफ है ये, जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। 1991 में जब इंडिया ने अपने आप को ओपन किया था दुनिया के लिए, धीरे धीरे एलपीजी रिफॉर्म्स करके हमने अपने ट्रेड बैरियर्स हटाने शुरू किए, अपने आप को ओपन किया। इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लेट 80s तक बहुत बड़ी कंपनीज थी, पर 90s में उनका वजूद ही खत्म हो गया, वो कंपनीज बची नहीं। पर दूसरी साइड पे आज जब जितनी तुम इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज देखते हो, वो निकली ही 1991 के बाद है। आपकी रिलायंस, वो 1990 से पहले, रिलायंस उससे पहले एग्जिस्ट करती थी, पर 1990 से पहले वो कोई बड़ी पावर नहीं थी। आपकी टाटास बहुत पुराने एग्जिस्ट किए हैं, पर टाटा की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी कौन सी है टाटा में से? कंसल्टेंसी सर, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस। तो टाटा जो 1800 से बिजनेस कर रहे हैं, पहले होटल्स उन्होंने खोले थे, फिर स्टील में भी आ गए, उनकी जो सबसे ज्यादा आज के टाइम पे पैसे कमाने वाली कंपनी है वो खुली ही 1995 में जाके है। आज 60% जो टाटा का पैसा आता है वो एक कंपनी से आता है, ठीक है। उसके बाद आपकी विप्रो, इन्फोसिस, ये जितनी कंपनीज हैं ये सारी 1991 के बाद आई हैं। तो हुआ क्या है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे, और अगर तुम इंडिया की हालत देखो 1991 के बाद, अगर हम कहते हैं कि इतनी कंपनीज बंद हुई थी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पहले से मुकाबले कहीं गुना बेटर है। तो ये प्रिंसिपल होता क्या है, जब सरकार ना अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने पे आती है ना, एक्चुअली वो अपने आप को डैमेज कर बैठती है, देश को ओवरऑल।
क्योंकि फिर हम क्या कहते हैं, हम ना कभी इंडस्ट्रीज को मोटिव नहीं देते कि तुम अपने आप को और बेटर करो। 1991 में जब कंपटीशन ओपन हुआ, हमारी कंपनीज इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रही थी कि वो मुकाबला ही नहीं कर पाई और अल्टीमेटली सारा बिजनेस फ्लॉप हो गया। जिन कंपनीज ने अडाप्ट कर लिया अपने आप को, वो आज इंडिया में सबसे ज्यादा कामयाब है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का प्रिंसिपल होता है कि जो जितना इनोवेटिव होगा, जितना बेटर देगा, वो पुरानों को अपने आप रिप्लेस कर देगा। पुराने डिस्ट्रॉय होंगे तभी नए बनेंगे। ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का प्रिंसिपल है जो इकोनॉमी में लगता है। तो ये क्रिटिसिज्म किया जाता है सरकार का कि जो आरसीईपी से बैकआउट करके। ठीक है, तो बाकी पॉइंट इसके यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको ये कंट्रीज, इसका कौन सा पार्ट है ये भी आपने देखना है। टोटल 15 कंट्रीज हैं, 30% पॉपुलेशन है दुनिया की। ठीक है, ग्लोबल जीडीपी 30% बनती है। तो ये सारे करके यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, आपने इन्हें ओवरऑल रीड कर लेना। अब मैं आपको, जो मुझे साहिल ने क्वेश्चन पूछा, मैं उसका भी आंसर दे दूं। इस टाइम फार्मर्स का क्या इश्यू चल रहा है? देखो, जो ओरिजिनल मुद्दा था उससे फार्मर्स का इशू बहुत ही अलग हुआ पड़ा। सरकार ने जितने भी अभी कानून पास किए थे, आपकी सेंटर की सरकार ने बेसिकली 2 टाइप के कानून पास किए थे। एक तो आपके एग्रीकल्चर कमोडिटीज को बेचने के रिगार्डिंग है, दूसरे आपके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रिगार्डिंग है। अभी क्या होता है कि हर जगह का ना एक मंडी बोर्ड होता है जहां पे जाके सामान बिकता है। सेंटर की सरकार ने क्या किया था, ये मंडी बोर्ड की ज्यूरिसडिक्शन जो होती है, जो इलाके के ऊपर उनका कंट्रोल है, वो बाउंड्री खत्म कर दी। ये एक्चुअली किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद चीज है, क्योंकि अब किसान जहां चाहें वहां जाके बेच सकते हैं। वो लिमिट नहीं कर रहा सर किसानों को। नहीं तो लोकल लेवल पे क्या होता है, एक तो तुम्हें प्राइस फाइंडिंग नहीं मिलती। लेट्स सपोज किसी और जगह पे ज्यादा बेटर प्राइस मिल रहा है वीट का, पर तुम्हें अपनी लोकल मंडी में बेचना पड़ रहा है जहां पे प्राइस अच्छा नहीं है, तो किसानों का एक्चुअली नुकसान है। ठीक है, तो अब वो कहीं पे भी जाके अपना सामान बेच सकते हैं। इवन प्राइवेट फर्म्स को डायरेक्टली जितना चाहे, पहले लिमिट होती थी, अब जितना चाहे अपना प्राइवेट कंपनीज को डायरेक्टली सामान बेच सकते हैं। ठीक है, दूसरी आपके एसेंशियल कमोडिटीज का एक एक्ट है। एसेंशियल कमोडिटीज का एक्ट क्या कहता है? एसेंशियल कमोडिटीज का एक्ट आपके ना लिमिटेशन लगाता है स्टॉक्स मेंटेन करने के, कि कोई इंसान कितना वीट, कितना राइस गोडाउन में या कहीं पे भी स्टोर करके रख सकता है। ये ना जो होर्डिंग की प्रैक्टिस होती है ना, होर्डिंग का मतलब होता है कि कोई चीज छुपा के रख लेना, उससे रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया हुआ है। अगर सरकार को महसूस होता है मार्केट में किसी भी चीज की कमी है, उसे वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंडर डिक्लेयर कर सकती है कि जैसे प्याज की कमी इंडिया में हर साल पड़ती है ना, फिर उसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अगर कोई भी ट्रेडर प्याज छुपाता हुआ पाया गया कि जानबूझ के होल्ड कर रहा है, मार्केट में बेच नहीं रहा कि प्राइसेस और ऊंचे हो जाएं, तो उसे जेल भी हो सकती है। तो फिर होता क्या है कि जितने भी ट्रेडर्स होते हैं ना, उन्हें सारा सामान बेचना पड़ता है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से वीट और राइस को निकाल दिया गया है, यानी कि अब वीट और राइस कोई जितना मर्जी होल्ड कर सकता है। अब इसका किसानों को अगर लॉन्ग टर्म में सोचें, मतलब 2 चीजों से कंसिडर करने वाला है कि किसानों के पास एक पेइंग कैपेसिटी कम है, ये माना जाता है इंडिया के ओवरऑल किसानों के पास। नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्ट किसानों की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल इंडिया में किसानों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे खर्च करने की ना कैपेसिटी कम है। नहीं तो अगर जब तुम्हारे एसेंशियल कमोडिटीज से कोई चीज रिमूव कर दी गई है, तो इसका किसानों को फायदा ये हो सकता है कि किसान ही होर्डिंग कर सकते हैं। अगर किसान होर्डिंग करेंगे, प्राइस अपने आप मार्केट में शूट होगा, और जब प्राइस उन्हें सूटेबल लगे वो तब बेचें अपना सामान। कई बार क्या होता है, नहीं तो हम कोई भी कमोडिटी होती है कि जब बम्पर क्रॉप होती है ना, हमारा सामान की प्राइस इतनी ज्यादा नीचे गिर जाती है। जैसे कई बार टमाटर अगर बहुत ज्यादा हो गए, टमाटर 2-2 रुपए के भी किलो बिकने लग जाते हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा सप्लाई पीछे से आ गई है कि आगे कोई खरीदने वाला नहीं है।
तो अगर किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो कोल्ड स्टोर बना सकता है, तो वो सारा टमाटर कोल्ड स्टोर में डाले, जब निकालना है तब निकाल बेचे। यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन जितनी कंट्रीज हैं आपकी, ये यही तो करती हैं उनकी लोकल मार्केट्स में। पर इसमें इंडिया में कमी क्या आती है, मतलब हमारे एक्ट बहुत टाइम से आगे हैं, हमारे यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमें गोडाउन और चाहिए, हमें कोल्ड स्टोर और चाहिए, और किसानों में इस चीज की अवेयरनेस चाहिए। दूसरा जो एक कंट्रोवर्शियल चीज किसानों के बीच में चल रही है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जैसे मुकेश अंबानी और अदानी के पोस्टर जलाए जा रहे हैं, सबको जलाए जा रहे हैं। ये तो तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसे ही अंबानी अदानी की तरफ सारा पॉइंट आउट कर दिया, बिल उन्होंने थोड़ी पास किया, ठीक है। जो कल किसी अलायंस में थे बिना नाम लिए, आज वो अलायंस तोड़ के वो भी कह रहे हैं कि हम तो किसानों के साथ खड़े हैं। उनसे टारगेट ही हट गया, उन्होंने कहा जलाओ अंबानी अदानी के। अंबानी अदानी को क्या फर्क पड़ रहा है, पहले तुम उनके पोस्टर जलाते रहो, उनके थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है। उसके बाद मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रिंसिपल ना ये फॉरेन में बहुत ज्यादा अप्लाई होता है, इंडिया भी इसे करना चाहता है तभी इस एक्ट को लाया, पर इसमें स्टेट्स की कोऑपरेशन चाहिए तभी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ना इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लैंड में। हमारे यहाँ पे ना लैंड होल्डिंग्स बहुत ही छोटी हैं। एवरेज इंडिया में देखोगे ना, एवरेज इंडिया में एक किसान के पास, मतलब एक किसान के अकॉर्डिंग अगर सारा लैंड डिवाइड करोगे, एक किसान के पास अराउंड सिर्फ 3 से 4 एकड़ लैंड आता है। तो 3 एकड़ लैंड, एवरेज लगा लो 3 एकड़ लैंड, 3 एकड़ लैंड पे तुम ना प्रॉपरली मशीनें यूज कर सकते हो, क्योंकि किसान को उससे ज्यादा तो खर्चा ही पड़ जाएगा मशीनों का, वो क्या ही यूज करेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसका एक सोल्यूशन है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लेट्स सपोज कोई कंपनी 1000 एकड़ एक साथ जुड़ी हुई जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेती है। ऐसा तो है नहीं कि आज कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं होती फार्मिंग में, जिसे कहते हैं कि ठेके पे जमीन दे रहे हैं, वो ठेका है क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, बस वो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं लिख नहीं रहे। कल कंपनी के साथ करोगे तो कंपनी लिखवा लेगी, चीज तो वही रही ना, ठीक है, हुआ तो वही है। कॉन्ट्रैक्ट आज भी एग्जिस्ट करते हैं, सरकार बस उन्हें लीगली रिकॉग्नाइज करवाने को तैयार है। तो एक्चुअली जो चीजें हो रही हैं अगर तुम देखो उनके बेनिफिट्स हैं, बस उन्हें पोर्ट्रे ऐसे किया जा रहा है कि ये एंटी फार्मर्स हैं। एमएसपी के इश्यू में मैं लास्ट में आता हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा, हजारों एकड़ अगर एक कंपनी जमीन ले लेती है, कंपनी ही फर्टिलाइजर लगाएगी, कंपनी ही पेस्टिसाइड लगाएगी, कंपनी ही हजारों एकड़ों के लिए मशीनें यूज करेगी, सारी जिम्मेदारी कंपनी की आ गई। तो कोई फार्मर्स को डायरेक्टली नुकसान नहीं है, और कोई किसान को मजबूर नहीं कर रहा कि उसे कॉन्ट्रैक्ट में जाना ही जाना है, ये तो मर्जी है। अब हर जमीन ठेके पे तो नहीं चढ़ती, मर्जी है ना, तुम चढ़ाना चाहते हो नहीं चढ़ाना चाहते। बस कंपनी ये देखेगी कि हमें ऐसी किसी जगह पे हम जाके जमीन ले लें जहां पे अचानक ही हमें 100 200 300 एकड़ जमीन तो मिल जाए, क्योंकि कंपनी को फायदा एक्चुअली तभी होता है। क्योंकि लार्ज स्केल फार्मिंग में आजकल तुम टेक्नोलॉजीज देखोगे, वो मशीनें भी उतनी लेके आएंगे, और जितनी मशीनें लेके आएंगे उनका एक्चुअली उतना ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो लेबर को हायर ही नहीं करेंगे, फिर मिनिमम लेबर होगी, मैक्सिमम मशीन यूज होगा। हमें इसकी जरूरत है। हमारे पूरे, अगर तुम 1991 की जैसे मैंने बात की कि हमने इंडिया में रिफॉर्म्स लेके आए थे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ 2 सेक्टर ऐसे हैं जो अभी पिछड़े हुए हैं, एक है एग्रीकल्चर और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस साल यूपीएससी के सीसैट में इसके ऊपर पैराग्राफ भी आए हुए थे, जिन्होंने इस साल पेपर दिया था सीसैट में यही पैराग्राफ्स थे, ठीक है। तो हाँ जी सर, जिदा मशीन्स ਦਾ ਇੰਨਾ यूज हो रहा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ लॉस हो रहा है ना। देखो ये इशू मुझे 1 मिनट बाद बताना, फिर मैं तुम्हें अलग एक मुद्दा समझा दूंगा, ठीक है। मैकेनाइजेशन जो पूरी दुनिया में हो रही है उसका भी मैं तुम्हें फिनोमिना समझा दूंगा। मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होने वाला है। दूसरा, अब जो लास्ट इश्यू है वो है एमएसपी का, जो किसानों को डर बैठा हुआ है कि एमएसपी पे चीज,
ऐसा ना हो कि सरकार एमएसपी देना बंद कर दे। देखो, अगर तुम्हें सच्चाई बताऊं, आज से मैक्सिमम 10 से 15 साल बाद एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये रियलिटी है। क्योंकि हम ना WTO के मेंबर हैं। WTO में ना लगातार एक मतलब वो हो जाएगी, लिमिट लग जाएगी एमएसपी के ऊपर, उससे ज्यादा दे नहीं पाएगी सरकार। 2015 में हमने गलती कहाँ कर ली थी, 2015 में ना नगोया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। हमने वहां पे, नगोया में हुई थी, नायरोबी में हुई थी, नायरोबी में एक कॉन्फ्रेंस हुई अफ्रीका का जगह, वहां पे बात हुई एग्रीकल्चर के ऊपर ये लिमिट लगाने की। तो इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए एग्री कर गया कि हम लॉन्ग टर्म में एमएसपी जैसी चीजें जो है, मतलब एमएसपी स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, कि जो फार्मर्स को इनडायरेक्ट सपोर्ट है वो हम एलिमिनेट करेंगे। अगर तुम देखोगे, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी मॉडिफाई किया गया है, बिजली भी किसानों को पेड फॉर्म में दी जाएगी, उन्हें पे करना पड़ेगा उसके लिए। ये सारी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके चलते हुए हो रहा है। ये पूरी दुनिया के ऊपर अप्लाई हो रहा है, हर कंट्री को ये चीजें एलिमिनेट करनी है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि किसानों के वहां से सपोर्ट हट जाएगी। इसकी जगह दूसरे रास्ते हैं, उसके थ्रू किसानों को सपोर्ट करने के जो प्रोग्राम्स हैं वो आएंगे। जो आपके इकोनॉमिक सर्वे जैसी चीजों में आता रहता है, ये सब कुछ हर साल ये जो चीजें होनी होती है ना, ये 5-6 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे में दिखने लग जाती हैं कि सरकार ये सोचना शुरू कर चुकी है। तो किसानों की तरफ शायद हम एमएसपी, फ्री बिजली, सब्सिडी पे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ये सब बंद हो जाएगा एक टाइम पे। पर इसके बदले किसानों को उनके बैंक अकाउंट्स में हर साल पैसे दे दिए जाएंगे कि तुम सारी फैसिलिटीज के लिए पे करोगे, पर तुम्हें बिना किसी कंडीशन के बस तुम्हारे बैंक अकाउंट में, लेट्स सपोज पर किसान 20,000 रुपए, मतलब जितनी भी सब्सिडी का टोटल करके बनता है एक किसान का, 20,000 रुपए उनके अकाउंट में बिना किसी कंडीशन के डाल दिए जाएंगे हर साल। वो किसान अब वो 20,000 कहां खर्च करता है, वो किसान की हेडेक। सरकार सारी फैसिलिटीज ले लेगी, उसकी जगह पैसे देना शुरू कर देगी। ये WTO में अलाउड है। तो इस तरीके से हम सपोर्ट करेंगे। तो ये सरकार का फ्यूचर का विजन है। हम देखो एक कैपिटलिस्ट देश बनते जा रहे हैं, ठीक है। कैपिटलिज्म में होता क्या है कि प्राइवेट सेक्टर ही लीड करता है, सरकारी कंपनियां धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगी। एयर इंडिया सेल पे है, ठीक है। BSNL का बुरा हाल है, MTNL के साथ उसे जोड़ा तभी गया है ताकि उसे ब्रीथ दे दे थोड़ी सी, ठीक है। बाकी भी जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं, सिर्फ जो बड़ी बड़ी हैं उन्हें छोड़ के सारी छोटी कंपनियां सरकार बंद कर रही है लगातार। यहाँ तो सेल आउट कर रही है, यहाँ बंद कर रही है हर साल। सिर्फ जो ONGC, IOC, ये जो इंडियन ऑयल, ऐसी जो कंपनीज हैं, इन्हें छोड़ के बाकी सारी बंद हो जाएंगी, ये क्योंकि बहुत पैसे कमा के देती हैं सरकार को। रेलवे की भी प्राइवेटाइजेशन शुरू हो चुकी है और रेलवे भी 10 साल में मैक्सिमम प्राइवेटाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तभी आपके बैंक्स भी प्राइवेटाइज हो रहे हैं। सर तो ये हम आपके अकॉर्डिंग सही काम है, मतलब प्राइवेटाइज होना? अगर लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस देखोगे ना, और जो देश तुम देखोगे जो एक्चुअली रिच हुए हैं, देखो सरकार में ना तुम रेगुलेटर और अर्नर दोनों नहीं हो सकते। मैं कहूं मैं ही काम करूंगा, मैं ही रेगुलेट करूंगा, तो हर चीज में अपने फायदे की करूंगा। तो इंडिया में क्या होता था, पहले सरकार अपनी मोनोपोली कर देती थी, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या करती थी कि हमारे सिवा कोई और सामान बना ही नहीं सकता, सिर्फ हम बनाएंगे। तो होता क्या था, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में इंडिया में बिकते रहते थे। जब हमने 1991 में तभी जब प्राइवेटाइजेशन किया, प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया, मोनोपोली खत्म की, सरकारी कंपनियां फेल हो गई। ऐसा हुआ क्यों? देखो सरकार में स्पेशलाइजेशन की कमी होती है। सरकारी और सरकारी एम्प्लॉयज में स्पेशलाइजेशन की कमी होती है। प्राइवेट सेक्टर जगह जगह से ढूंढ के लाएगा, पर सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज ढूंढ के लाएगा चलाने के लिए, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली पैसे कमाने हैं।
अगर वो उनका काम जॉब प्रोवाइड करने का नहीं है, उनका काम है पैसे कमाना। पैसे कमाने के लिए तुम्हें बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज में कमी आती है। अब अमेरिका जैसे देश लगा लो, अमेरिका में उनका जो इवन सेंट्रल बैंक है ना, जो जैसे हमारा आरबीआई हो गया, उनका इवन सेंट्रल बैंक प्राइवेटाइज्ड है, वो पूरा देश प्राइवेटाइज्ड है। वहां पे सरकार का सिर्फ एक काम है, मतलब कैपिटलिज्म में यही होता है, जो जिसकी तरफ इंडिया में मूव कर रहा है, सरकार के सिर्फ कुछ फंक्शन रह जाते हैं। एक होता है कि बेसिक फैसिलिटीज देना, जैसे कि रोड बना के देना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना। दूसरा टैक्स लगाना, जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उनके ऊपर टैक्स लगाना, टैक्स कलेक्ट करना। और तीसरी चीज होती है, जितना भी तुम्हारा सेक्टर है इन्हें रेगुलेट करना। अगर इंडस्ट्रीज पोल्यूशन कर रही हैं, पोल्यूशन रोको, ठीक है। अगर तुम्हारी ही इंडस्ट्रीज पोल्यूशन कर रही हैं, तुम किसी और को तो क्या ही बोल पाओगे। तो सरकार का लॉन्ग टर्म में रोल रेगुलेटर का होने वाला है, इंस्टेड के खुद ग्राउंड वर्क करें, ठीक है। तो इसीलिए जिस प्रोफेशन के लिए तुम तैयारी कर रहे हो वो सबसे ज्यादा इम्यून है इन चीजों के लिए, क्योंकि रेलवे भी प्राइवेटाइज हो जाएगी तो रेलवे एम्प्लॉयज भी प्राइवेटाइज हो जाएंगे, पर सिविल सर्विसेज कभी प्राइवेटाइज नहीं होने वाली। दो ही चीजें होती हैं जो सरकारी हमेशा रहती हैं, एक मंत्री और दूसरे ब्यूरोक्रेट्स, बाकी सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाता होगा। सर जैसे आपने कहा कि वो जो फार्मर्स का एक्ट है वो उनके लिए बेनिफिशियल है सर, बट हम अगर देखें तो मोस्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा कह सकते हैं, और सिंगर्स भी, वो भी इसके खिलाफ हैं, मतलब उनको मतलब नॉलेज नहीं है इसके बारे, ऐसा कह सकते हैं ना। हाँ जी, उन्हें नॉलेज नहीं है, उन्होंने इस चीज को क्या कहते हैं, देखो वो भेड़ डिपेंड कर, चाल है सर, भेड़ चाल या फिर एक हिसाब ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, बिल्कुल जी पेट चाल है ਜਿੱਦਾਂ क्योंकि ਕਈ ਸਿੰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ। बिल्कुल हो क्या रहा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए फार्मर्स को उकसा रहे हैं। उकसाने कारण फार्मर्स, देखो ज्यादातर हमारे पूरे इंडिया का ये हाल है कि हमारे यहाँ पे इलिटरेसी बहुत है। जहां पे लिटरेसी है भी, कि पढ़े लिखे भी हैं, वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स कभी उठा के देखते ही नहीं है कि लिखा क्या है इनके अंदर, और उन्हें सोचते नहीं है कि ये हमारे लिए फायदेमंद चीज है, नुकसानमंद चीज है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि हर चीज पॉजिटिव ही है, चलो मैं तुम्हें ज्यादातर इन एक्ट्स में पॉजिटिव है, उनमें सिर्फ जो थोड़े बहुत नेगेटिव्स है ना, बहुत ही माइन्यूट, उन्हें बहुत ही बड़ा करके दिखाया जा रहा है कि होगा तो यही होगा। देखो अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव भी होता है, पर सिर्फ नेगेटिव के चलते हुए हम अपनी कभी प्रोग्रेस नहीं रोक सकते। मतलब अगर सक्सेस है तो फेलियर भी तो है, पर अगर तुम यही सोचते रहोगे कि मैं फेल हो जाऊंगा तो सक्सेस तो कभी वैसे ही नहीं मिलने वाला। किसानों को यही बोला जा रहा है कि तुम तो फेल ही होने वाले हो, तो किसानों को लग रहा है कि हम सच में फेल ही होने वाले हैं। उन्हें ये बताया नहीं जा रहा कि अगर सक्सेस हो गया तो इतने सालों से जो फार्मर्स की इनकम कम हुई पड़ी है वो वापस से रीगेन होने लग जाएगी। सिर्फ एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर बचा है जिसमें कमाई नहीं हो रही, बाकी सारे सेक्टर्स हमारी इंडियन इकोनॉमी के बहुत पैसा छाप रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख लो, एक एक साल में कंपनीज करोड़ों का टर्नओवर करने लग जाती हैं। फार्म्स क्यों नहीं कर सकते? फार्मर्स में इतना, फार्मिंग में इतना पोटेंशियल है ना नए टाइम में, पर उन्हें ना वो टेक्नोलॉजीज के बारे अवेयर किया जा रहा है, ना उसकी तरफ काम किया जा रहा है। मतलब अगर किसी दूसरे तरीके से लगा लो, अगर मैं तुम्हें वैसे बताऊं, अगर किसी किसान के पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन भी है, उसे वर्टिकल फार्मिंग के बारे बताओ, वो 2 एकड़ से 50 एकड़ जितनी क्रॉप प्रोड्यूस कर सकता है। आज के जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। वर्टिकल फार्मिंग क्या होता है, स्लैब बना देते हैं, ऊपर को फार्मिंग करने लग जाते हैं, तो 2 एकड़ में पूरा सेटअप लग जाएगा, ऊपर को फार्मिंग करने लग जाओ, वर्टिकल फार्मिंग हो जाएगी। कोई नहीं बता रहा, क्योंकि देश अमीर हो गया, देश पढ़ लिख गया, तो ये अनपढ़ों को चुनेगा कौन? फिर तुम भी तो पढ़े लिखे लीडर मांगोगे, चलो तो फिर धर्म के नाम पे वोट कैसे पड़ेगी? फिर तो हर कोई पैसे के नाम पे वोट डालने लग जाएगा। तो सारी पॉलिटिक्स की गेम है।
मतलब सर अपनी राजनीति कर रहे। एक मिनट रुकना हैप्पी सर। हाँ जी आप बोलो। हाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हम उस पता मुझे यहाँ पे जो चीज आई मैं ऑनलाइन में बता दूं कि अगर हम RCEP साइन कर लेते हैं हमारा एग्रीकल्चर वैसे ही डूब जाता। ऐसा कोई डर नहीं था कि इंडिया में अचानक ही पता नहीं कितनी फ्लडिंग शुरू हो जाती। ठीक है, तुम ये क्यों नहीं सोच रहे कि हमें भी तो दूसरे की मार्केट का एक्सेस मिल रहा है। हम जो चीजें यहाँ पे ज्यादा बना रहे हैं, हमारे हर साल वीट और राइस इतने हद में प्रोड्यूस होती हैं कि हमें संभालना मुश्किल हो रहा है। हम भी तो उल्टी फ्लडिंग कर सकते थे उनके वहां पे। तो हम यही क्यों सोच रहे हैं कि हमारे घर पे रेड पड़ने वाली है। ठीक है, ये सरकार की पॉलिसी एक्चुअली बहुत चीजों में रही है जो बाद में हम रिग्रेट करते हैं। चाइना के साथ जो बॉर्डर ही जैसे लगा लो, 1962 के बाद इंडिया की सरकार इतनी डरी रही कि हमने नॉर्थ की बॉर्डर के पास कोई सड़कें, कोई ब्रिज, कोई रेलवे बनाई नहीं, क्योंकि डर क्या था कि कहीं चाइनीज आके हमारी सड़कों से हमें ना इन्वेड कर दें। पर ये सोच कारगिल की वॉर के बाद बदलने लगी। तब एहसास हुआ कि हम डर के क्यों जी रहे हैं। हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि हम अपनी बॉर्डर के एंड तक अगर जा पाएंगे, पहले तो हम अपनी बॉर्डर को वहीं पे डिफेंड कर पाएंगे। तुम 20 किलोमीटर तो वैसे ही हार गए जहां पे तुमने सड़कें बनाई ही नहीं है, तुम्हारी आर्मी तो वहां वैसे ही नहीं मूव कर पा रही। अगर एंड तक सड़कें जाएंगी तो आर्मी यहां तक मूव तो कर पा रही है। तो एक तो तुम डिफेंड यहां करोगे, दूसरा मौका लगा तो तुम भी तो उधर जा सकते हो। उन्होंने भी तो सड़कें बनाई हैं, तो तुम अपनी सड़कों से उनकी सड़कें जोड़ो और आगे बढ़ जाओ। हम ये मेंटालिटी एक्चुअली इंडिया को बहुत हिट करती है। हमें हर टाइम डर लगा रहता है कि हम गिर ना जाएं। हम पहले गरीब देश हैं और कितना गिरेंगे, उठ ही सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, दुनिया की सबसे ज्यादा गरीब आबादी इंडिया में ही है, इससे नीचे कुछ नहीं है। इंडिया लोएस्ट रैंक करता है, भुखमरी में हाईएस्ट रैंक करता है। ठीक है, तो हमारे पास वैसे खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो है पाने के लिए ही है। तो ये हमारी सोसाइटी में एक्चुअली ये कमी है, जो हमें जब सिखाया जाता है ना, ये हमारे जो रिलीजन्स हैं ये एक्चुअली प्रमोट किए गए थे हमारी सोसाइटी में स्टेबिलिटी के लिए। हमारी सरकार इन्हें क्यों सपोर्ट करती है, क्योंकि हमारे में अंदर मीडियोक्रिटी की भावना रिलीजन जगाते हैं। जब तुम्हारे माइंड में ये सोच आता है कि भगवान ने जो दिया है हम उसी में खुश रहेंगे, सुना है ना ये लाइन, बस भगवान का दिया हुआ जितना है हम उसमें खुश हैं, संतुष्ट हैं, ये मीडियोक्रिटी है। तुमने अपने आप को चैलेंज ही करना बंद कर दिया कि तुम इससे ऊपर जा सकते हो, क्योंकि भगवान ने जितना दिया है तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि यही है। अमेरिका में एक ही सोच है कि एक ही भगवान है, वो है मेरी बॉडी, मैं इसे जितना चलाऊंगा उतनी कामयाबी है। सर ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰੱਬ ਵਗੈਰਾ ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਰ ਰੱਬ ਭਗਵਾਨ ਚ ਜਿੱਦਾਂ? मैं ਮੰਨਦਾ जी, पर मैं अपने आप ਨੂੰ कभी इस लिमिट नहीं करूंगा कि रब ने जो दिता वही है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ भी तो सोच सकते हो कि रब ने हजे होर भी बहुत कुछ सोचे। तुम अपने आप को एक शेल में क्यों बंद करना चाहते हो? ठीक है, रब तो होर डिमांड करो। रब तो तुसी ਆਪਾਂ यही मानते हैं ना कि रब ऑल माइटी है। ऑल माइटी से मांगना बंद तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, मीडियोक्रिटी से सेटल ना हो। मैं तुम्हें लाइफ में हमेशा ये कहूंगा, ये सोच कभी ना रखना कि भगवान के दिए हुए में हम खुश हैं। क्यों हो? फिर जब तुम्हें अपने से बेटर कोई दिखता है फिर क्यों लगता है कि यार काश ये भी हो? भगवान ने उसे दिया है, तुम्हें थोड़ी दिया है। नहीं, अगर तुम ब्यूरोक्रेट बन रहे हो तो तुम्हें सिर्फ अपनी प्रमोशंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और देश की तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ जी हैप्पी जी, आप भी कोई सवाल पूछ रहे थे, सॉरी तब। हाँ जी सर, मैं कह रहा ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਐਮ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ मतलब ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल सर, ये सारी सियासत ही है। ठीक है, क्योंकि देखो किसानों को, और जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है ना, प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है पॉलिटिकल गेम का। अगर तुम
कोई पहले तो प्रोटेस्ट जगा सको और उसके बाद उसे मेंटेन करके अपने आप को ऊपर दिखा सको, तो अपने आप तुम वोटिंग में आगे बढ़ सकते हो। जैसे पंजाब में ट्रेन नहीं चला रही, ठीक है, सेंटर की सरकार को क्लियरेंस चाहिए होती है कि आपकी पुलिस श्योरिटी दे रही है, मतलब जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, रेलवे ट्रैक्स को प्रोटेक्ट करने की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। स्टेट गवर्नमेंट को सर्टिफाई, कोई भी प्रोटेस्ट होता है उसके बाद ना सर्टिफाई करना पड़ता है कि हमने लाइंस सिक्योर कर ली है, आप प्लीज ट्रेन चला दो। पंजाब सरकार वो सर्टिफिकेट नहीं जारी कर रही, उस सर्टिफिकेट के बारे में किसी को पता ही नहीं, ठीक है। और जब तक वो नहीं आता रेलवे मिनिस्ट्री नहीं चलाएगी ट्रेन। तो सारा ब्लेम सेंटर के ऊपर जा रहा है, सेंटर भी गेम खेल रही है, वो तो दिख ही रहा है कि सेंटर जानबूझ के ट्रेन रोक रही है, ठीक है। वो इस सर्टिफिकेट की जानबूझ के वेट कर रहे हैं, सेंटर को वेट करने की जरूरत नहीं होती। पर अगर स्टेट की तरफ से सर्टिफिकेट आ जाए तब भी रेलवे को चलाना पड़ता है, वो रोक नहीं सकती। तो दोनों ही अपनी अपनी पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, क्योंकि सेंटर में अलग पॉलिटिकल पार्टी है और पंजाब में अलग पॉलिटिकल पार्टी है। हरियाणा में भी तो प्रोटेस्ट हुआ, हरियाणा में ट्रेन तो रुकी नहीं, क्योंकि एक ही सरकार है, ठीक है। तो ये सब कुछ वो होता है। अब मैं आखिरी टॉपिक जो था करंट अफेयर से बाहर जाके उसे डिस्कस कर दूं। मैकेनाइजेशन जो हर जगह हो रही है, जैसे कि हम कोई भी इंडस्ट्री की बात करते हैं कि रोबोट्स आ रहे हैं, नौकरियां छीन रहे हैं, तो क्या जो आपकी मशीन्स आ रही हैं, मशीन्स का आना जॉब के लिए अच्छा है, लोगों की जॉब्स के लिए अच्छा है या बुरा है? क्या लगता है, पहले आपका व्यू मैं जानना चाहूंगा। हाँ जी, ऑनलाइन भी जो जितनी मशीन्स आ रही हैं, जैसे आजकल जो कार इंडस्ट्री है वो सारी मशीन्स बना रही हैं। अभी तक अच्छी है। नहीं नहीं, ये तो आप डिपेंडेंट हो, लोगों की नौकरी के लिए कैसा, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर अच्छा ही होएगा। अच्छा, ये देखो आज तक जो एक्सपीरियंस शो हुआ है ना कि जितनी मशीनरी आई है उससे एक्चुअली बेनिफिट हुआ है। होता क्या है, जब भी मशीन्स आती हैं, ये ना आपका जॉब पिरामिड है। यहाँ पर टॉप एग्जीक्यूटिव जिनका काम सिर्फ सोचना है और कुछ करना नहीं है, नीचे सबसे ज्यादा होती है जो मैनुअल लेबर होती है, जो हाथ से काम करते हैं, जैसे जितने भी वर्कर्स हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। इनिशियली लगता है, मतलब जॉब जो लॉस होता है ना वो हमेशा यहाँ पे होता है, पिरामिड के ऊपर कभी नुकसान नहीं होता। सिर्फ सबसे नीचे वाली जॉब्स जो होती हैं वो मशीन्स ले लेती हैं, ऊपर वाली जॉब्स कभी मशीन नहीं छीनती, ठीक है। यही तो बना रहे हैं, ये थोड़ी अपनी नौकरियां जाने देंगे। पर एक बार लगता है कि बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत चीजें अचानक बंद हो रही हैं, नौकरियां जा रही हैं। पर लॉन्ग टर्म हमारा एक्सपीरियंस ये शो हुआ है कि जब ये नौकरी खत्म होती है ना, कोई नई नौकरी इससे ज्यादा बड़े पिरामिड को बनाएगी, इससे ऊपर और इससे ज्यादा बड़े। तो होता क्या है, बस इन लोगों को ना फिर कोई स्किल गेन करनी पड़ती है। जैसे जब कंप्यूटर आए, सबसे पहले जब कंप्यूटर आने का ही बताऊं, कंप्यूटर आने से पहले हर चीज ड्रॉ की जाती थी, हर चीज अकाउंटेंट्स को एक एक चीज लिखनी पड़ती थी। तो अकाउंटेंट्स इतने ज्यादा हायर होते थे, अकाउंटिंग फर्म्स बहुत बड़ी होती थी, एक एक वैल्यू लिखी जा रही है, कैलकुलेट की जा रही है, ठीक है। जब कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर्स ने क्या किया, एक एल्गोरिदम ने सारी कैलकुलेशन करके डेटा साइड पे कर देती थी। तो जो 100 लोगों का काम है वो एक कंप्यूटर करने लग गया, तो वो 100 लोगों की तो नौकरी गई। पर लॉन्ग टर्म में अकाउंटिंग का काम ही इतना बढ़ गया है कि उन कंप्यूटर्स को मैनेज करने के लिए और ऑपरेटर्स चाहिए, ठीक है। तो नई नौकरियां, नए फील्ड इमर्ज होते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं, ये रियलिटी है। जैसे जो फ्यूचर है, अगले 20-25 साल में ड्राइवर्स सारे उनकी नौकरियां चली जाएंगी, ड्राइविंग कोई जॉब बचेगी नहीं, क्योंकि मशीन्स में सेल्फ ड्रिवन जो कार्स हैं वो टेक ओवर करने वाली हैं। तो मशीन्स
खुद ही ड्राइव करके तुम्हें अपने डेस्टिनेशन पे लेके जाएंगे। ये रियलिटी है जो बहुत जगह पे टेस्ट हो रही है, चल रही है, बहुत ही एडवांस स्टेज पे चल रही है। लोग लिटरली गाड़ियों में सो जाते हैं, गाड़ियां खुद लेन चेंज कर रही हैं, मोड़ रही हैं, इंडिकेटर दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, बंदे ने डायरेक्शन देके सो गया हो। तो ये फ्यूचर है, ठीक है। तो कुछ नौकरियां आएंगी तो कुछ जाती हैं, एक बार ही लगता है कि नुकसान हुआ, लॉन्ग टर्म में नौकरियां और बढ़ जाती हैं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर का ही मैंने एग्जांपल दिया, एक टाइम पे जब तक असेंबली लाइन नहीं आई थी 6 महीने में एक गाड़ी बनती थी, पर उसे बनाने वाले बहुत सारे वर्कर होते थे। मशीन्स आई, रोज की 50,000 गाड़ियां एक फैक्ट्री बना देती है, पर डिमांड भी तो उतनी ज्यादा बढ़ गई, तो वर्कर्स अब पहले से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, पहले से ज्यादा गाड़ियां बिक रही हैं, रोबोट्स लगे हैं तब भी वर्कर्स चाहिए, क्योंकि रोबोट्स को मेंटेन करने में पार्ट्स के लिए उसके लिए भी तो चाहिए, ठीक है। तो ये मैकेनाइजेशन का वो ट्रेंड बनता है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।